हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्य स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं जीएस का एक प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आया, जिसमें सारे क्वेश्चनों का सिलेक्शन पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपरों से किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। साथ ही इसमें उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा की गई है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जैव विविधता। जहाँ जीव, ऐसा स्थान जहाँ पे जीवों की प्रजातियां सबसे ज्यादा, जीवों या वनस्पतियों की प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, यानी तरह तरह के जीव वहां पाए जाते हैं, तो उस स्थान को हम कहते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक, और उस स्थान को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहते हैं। अब जैव विविधता कहाँ ज्यादा पाई जाती है? जहां पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्षा अधिक होती है, वहां जीवन के लिए परिस्थितियां उत्तम होती हैं। ऐसे स्थान पर जीवों की प्रजातियां भी अधिक पाई जाती हैं और वनस्पतियों की प्रजातियां भी अधिक पाई जाती हैं। तो वो कौन सा होगा? शीतोष्ण पर्वतीय वायु। देखिए, शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा कम होती है, यहाँ प्रजातियां कम पाई जाती हैं। शीतोष्ण घास प्रदेश, यहाँ पे भी नहीं, प्रजातियां ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो यहाँ भी जैव विविधता कम होगी। सवाना बायोम जो होता है, ये रेगिस्तान क्षेत्र होता है, यहाँ पे भी प्रजातियां बहुत कम पाई जाती हैं। अब बचा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा हर रोज होती है, बहुत मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सदाबहार वन यहीं पाए जाते हैं। और सदाबहार वनों में जीवों की प्रजातियां भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायु। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं जिन्हें हम आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात है जैव विविधता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो वह स्थान जहां जीवों एवं वनस्पतियों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए, हम चर्चा कर चुके हैं विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है, तो वहां पे जैव विविधता भी सबसे अधिक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है, और यह विषुवत रेखीय प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहां पाई जाती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही दक्षिणी अमेरिका की जो अमेजन वन घाटी है, वो भी विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ अमेजन वनों में भी विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता के दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक विषुवत रेखीय प्रदेश अकेला लिख देता है और एक लिख देता है अमेजन घाटी। तो अमेजन वनों में भी विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब बात करते हैं जैव विविधता के बारे में ही, अभी विश्व स्तर पर बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं भारत के स्तर पर। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। वो कौन से हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है पश्चिमी घाट क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है, यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पश्चिमी घाट। दूसरा जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है भारत में, वो है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह का जो भाग है, ये यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा है भारत बर्मा क्षेत्र। भारत और म्यांमार की सीमा पे पड़ने वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पे भी जैव विविधता सबसे। दूसरा है सुंदरलैंड, ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में पड़ता है। तो इन चारों प्रदेशों को आप याद रखिए, लेकिन पश्चिमी घाट को जरूर जरूर याद रखिए। पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ है, तो वो है पश्चिमी घाट। तो चारों का नाम याद रख लीजिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक आप जानते हैं कि नीम का जो पौधा है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कई रोगों को दूर करता है, कई रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करता है।
तो जैविक कीटनाशक पौधा जो है वो नीम का होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी और खनिज जनित बीमारी। एक जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। दोस्तों यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीमारी का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये विषाणु जनित है या जीवाणु जनित। दूसरा क्वेश्चन बना देगा कि उस बीमारी से संबंधित कौन सा जीवाणु है, यानी उस जीवाणु का नाम पूछ लेगा कि ये बीमारी किस जीवाणु से होती है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस बीमारी से प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है, कौन से अंग को प्रभावित करती है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चनों पर। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए पीडीएफ, जो आपके सामने ये रही। तो जीवाणु जनित बीमारियों को मैंने अलग से डिफाइन किया है, विषाणु जनित बीमारियों को अलग से डिफाइन किया है। पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका प्लेग। प्लेग एक जीवाणु जनित, ये सारी बीमारियां जो हैं वो जीवाणु जनित। तो यहाँ से आपको एक पता चलेगा कि ये सारी बीमारियां जीवाणु जनित। दूसरी, वो बीमारी किस जीवाणु से होती है। तो प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, इससे होती है, पूछ लिया जाता है आपसे एकदम। और प्लेग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है फेफड़ा, और ये चूहे के द्वारा फैलती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्लेग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है टेटनस, जिसे हिंदी में धनु स्तंभ कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये किस जीवाणु के द्वारा होती है, या टेटनस जो बीमारी है वो जीवाणु जनित है या विषाणु जनित। तो जीवाणु जनित बीमारी है। और ये किस जीवाणु से होती है, तो क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु होता है, इस जीवाणु से ये बीमारी होती है। और इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों टेटनस से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है तंत्र का तंत्र। यहाँ पे जो आंत है ये गलत है, इसका जो टेटनस की बीमारी से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है तंत्र तंत्र का तंत्र। तो टेटनस से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो तंत्र का तंत्र होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ आंत गलत प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी, इसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो ये टीबी भी जो है एक जीवाणु जनित रोग है। और ये किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है फेफड़ा। तो याद रखिएगा। दूसरा है टाइफाइड, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाएगा ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित। तो जीवाणु जनित बीमारी है टाइफाइड। फिर आपसे पूछा जाएगा इस जीवाणु का नाम बताइए जिससे टाइफाइड होता है। तो वो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, इसी जीवाणु से टाइफाइड होता है। और टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो उस अंग का नाम है आंत प्रभावित। तीसरा अगला जो बीमारी है वो है हैजा, इसको कॉलरा भी कहते हैं। पूछा जाता है कि ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित। तो जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणुओं से फैलती है। उस जीवाणु का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो है विब्रियो कॉलरी जीवाणु, इससे फैलता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होती है आंत। फिर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बीमारी है, पूछा जाता है ये जीवाणु जनित है विषाणु जनित। तो जीवाणु जनित बीमारी है। किस जीवाणु से होती है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु होता है, उससे फैलती है। किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और इससे श्वसन नली प्रभावित होती है। अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है, इसी से ये फैलता है। और काली खांसी भी जो है ये जीवाणु जनित रोग है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सारा हम आपको एक ही पेज पर ला दिए। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए, तो हमने जीवाणु जनित बीमारियों को देखा है। अब हम देखते हैं विषाणु जनित बीमारी, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी। तो अब देखिए ये पीडीएफ जो लेकर आया हूँ इसमें सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं जो आपके पेपर के माध्यम से महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हमने ली है एड्स।
क्यों लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। वायरस से फैलने वाला रोग है, उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इस वायरस से ये फैलती है। तो एड्स एक बीमारी है जो HIV नामक वायरस से फैलती है। इस बीमारी से क्या होता है, ये शरीर की इम्यूनो पावर, इसे हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक नेचुरल पावर होती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनो पावर, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये इसी पावर को नष्ट करता है, HIV वायरस जो है इसी पावर को नष्ट करता है। और जब ये पावर कमजोर पड़ जाती है तो शरीर में कोई भी जीवाणु पहुंचकर आपको बीमार कर देता है, आपके शरीर को बीमार कर देता है। फिर शरीर को उस जीवाणु को खत्म करने से या करने की या उससे लड़ने की क्षमता समाप्त। तो ये एड्स बड़ी ही खतरनाक बीमारी। दूसरा आपको पोलियो। पोलियो एक वायरस से होने वाली यानी विषाणु से होने वाली बीमारी है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो लीवर होता है और लाल रक्त कणिका, इनको ये प्रभावित करता है। डेंगू भी एक विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। रेबीज, खसरा जिसे मीजल्स भी कहते हैं, मम्स आदि, ये सारी विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मलेरिया। पूछता है ये किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया दोस्तों न तो जीवाणु से होती है और न विषाणु से, ये प्रोटोजोआ नामक प्राणी से होती है, सूक्ष्म जीव है ये, और उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये इसका वाहक कौन होता है, कौन इसे फैलाता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसके काटने से ये फैलता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली और प्लीहा इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गैसीय अपशिष्ट है। तो देखिए अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज पदार्थ। तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, वेस्टेज कौन से होते हैं, सब्जी एवं फलों के छिलके। दोस्तों ये गैस के रूप में तो नहीं होते हैं, वेस्टेज जरूर होते हैं लेकिन गैस की फॉर्म में नहीं होते। घरों की नालियों का गंदा पानी, ये भी गैसियस फॉर्म में नहीं है, हालांकि वो वेस्टेज है। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी गैसियस फॉर्म में नहीं होता है। लकड़ी कोयला के जलने से निकलने वाला धुआं, दोस्तों ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसको हम कहते हैं गैसियस अपशिष्ट। लकड़ी और कोयला के जलने से अनेक ऐसे अपशिष्ट गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में चली जाती हैं और वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित भी करती हैं। तो गैसीय अपशिष्ट जो होते हैं वो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर। तो दोस्तों मोर का जो पोषक तल होगा वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष तल पर होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो शाकाहारी होते हैं, ये कौन होते हैं, शाकाहारी जो पौधों पर निर्भर रहते हैं। अंतिम अपघटक कौन होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को, जीवाणु और कवक, ये अंतिम अपघटक होते हैं। प्राथमिक अपघटक ये कोई नहीं होता है। आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए पौधे सबसे प्रथम स्तर पर जो होता है वो पिरामिड में वो होता है पौधे, ये उत्पादक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों को कौन खाते हैं, कीड़े, तो कीड़े द्वितीय स्तर पे आ जाते हैं। अब कीड़ों को कौन खाता है, सर्प, सर्प तीसरे स्तर पे आ जाता है। सर्प को कौन खा जाता है, मोर, तो मोर जो है सबसे अंतिम स्तर पर होता है और ये पिरामिड के शीर्ष स्तर पर पहुंचेगा। ये पिरामिड है, ये इसका शीर्ष होता है, तो शीर्ष स्तर पर कौन होगा, मोर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, संगमरमर और चूना पत्थर। दोस्तों कायांतरित सेल को हम रूपांतरित सेल भी कहते हैं, रूपांतरित सेल। तो यहाँ पे ये जो संगमरमर है, ये चूना पत्थर, जब चूना पत्थर की सेल जब रूपांतरित होती है तो बनता है संगमरमर। तो यहाँ संगमरमर जो है आपकी कायांतरित सेल है, रूपांतरित सेल है।
तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ सेलों से, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं और इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पीडीएफ। तो ये रही पीडीएफ। आप अगर धैर्य बनाए रखिए तो यहाँ से आज हम चट्टानों से संबंधित आपके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। हर चीज आपको मैं डिटेल में लेकर आया हूँ और डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। देखिए, पहली बात तो आपसे चट्टाने समझिए कि चट्टाने कितने टाइप की होती हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के प्रकार। पहली होती है आग्नेय चट्टाने, इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। आग्नेय चट्टाने, तो इन्हें आग्नेय चट्टाने क्यों कहते हैं या प्राथमिक चट्टाने क्यों कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी जब पहली बार ठंडी हुई, देखिए पृथ्वी शुरू में क्या थी, आग का गोला था, पिघली अवस्था में थी, फिर ये धीरे धीरे ठंडी हुई। तो जब पृथ्वी पहली बार ठंडी हुई तो पिघले पदार्थों, जिन्हें क्या कहते हैं, लावा, पिघले पदार्थों के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही गर्म पिघली अवस्था में थी, उससे ठंडी हुई, तो जीवाश्म कहाँ से पाए जाए? जीवाश्म मतलब जीवों के अवशेष। तो उस समय तो जीव ही नहीं थे, तो जीवाश्म चट्टानों में कहां से आ जाएंगे? तो पहली बात, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। प्राथमिक चट्टाने कितने कहते हैं? तो आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। पहली बार ठंडी जब पृथ्वी हुई तब कौन सी चट्टाने बनी थी? तो आग्नेय चट्टाने बनी थी। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनका उदाहरण, इनके नाम है ग्रेनाइट शेल, ग्रेनाइट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है, ग्रेबो चट्टान है, प्यूमिस है, डायोराइट है। ये सारी आग्नेय चट्टानों के नाम होते हैं। तो बस इतनी सी बात है, अगर आप आग्नेय चट्टान को समझ जाते हैं तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, दूसरी चट्टान है जिसका नाम है अवसादी चट्टान। कभी कभी हम इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी जानेंगे आप, परतदार चट्टान ये क्यों कही जाती है। आग्नेय चट्टान, अब इनका जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों से ही होता है, क्योंकि सबसे पहले आग्नेय चट्टाने बनी है। तो ये चट्टाने क्या होती हैं, बाद में पानी, वर्षा, धूप, ताप आदि के कारण इनका क्षरण होता है। क्षरण क्या होता है, ये टूट कर चूड़ हो जाती है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसाद, जब ये टूट कर क्षरण चूड़ हो जाती है तो उस मलबा जो बनता है, उस मलबे को हम क्या कहते हैं, अवसाद। तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसाद के जमने से फिर ये अवसाद पानी के साथ बहकर निचली जगहों में आकर जम जाता है और धीमे धीमे ये मोटा होता जाता है और चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसाद के जमने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। इस समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, तो इन चट्टानों में जो जीवाश्म मर जाते हैं उनके अवशेष जाके इनमें इकट्ठे होते रहते हैं, तो इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। चूंकि ये परतों के रूप में जम जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनका उदाहरण कौन सा है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, सेल, लिग्नाइट, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं कायांतरित चट्टाने, जिन्हें हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब ये चट्टानी पदार्थ जम जम के बहुत मोटे हो जाते हैं तो इनके ताप और दाब बढ़ जाता है। दाब, निचली परतों पे दाब बढ़ जाता है। तो अधिक ताप और दाब के बढ़ने से इनके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है। तो ये जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, ये आग्नेय चट्टानों से भी बनती हैं और अवसादी चट्टानों से भी बनती हैं। होता क्या, अधिक ताप और दाब के कारण और रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है। इनके अंदर जो पदार्थ हैं वो रासायनिक क्रियाओं के कारण बदल जाते हैं और फिर वो पदार्थ बदलने से इनका रूप बदल जाता है। तो उन्हीं को हम कहते हैं कायांतरित चट्टाने यानी रूपांतरित चट्टाने, अर्थात उनके पदार्थ बदल जाते हैं, तब उन्हें हम कायांतरित चट्टाने कहते हैं। जैसे नीस, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्टजाइट, ये चट्टाने जो है कायांतरित चट्टाने होती हैं। नीस ग्रेनाइट से बनती है। ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, इसका जब रूपांतरण होता है, कायांतरित होता है, तो ये नीस के रूप में बदल जाती है। सेल जो होती है वो सिस्ट में, बेसाल्ट जो होती है, सॉरी, बेसाल्ट किस में बदल जाती है, सिस्ट में बदल जाती है। चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, घबराइए मत, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चट्टान किस में बदलती है।
तो अगली पीडीएफ जो मैं लेकर आया हूं वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपके लिए दिया गया है कि कौन सी चट्टान किस में बदलती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो देखिए, कायांतरित चट्टानें, तो आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदलकर क्या बन जाती हैं, कायांतरित चट्टानें। तो ये जो नाम है ये आग्नेय चट्टानों के हैं, ठीक है, आग्नेय। और ये जो नाम है ये सारे अवसादी चट्टानों, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी चट्टानें आग्नेय है, कौन सी अवसादी है और ये किस रूप में बदल जाती है। तो देखिए, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जब ये इसका रूपांतरण होता है तो ये नीस में बदल जाती है। याद रखिए, बहुत पूछा जाता है कि ग्रेनाइट से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, तो वो नीस है। बैसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जिसका रूपांतरण होकर किस में बदल जाती है, सिस्ट में बदल जाती है। ग्रेवो भी एक आग्नेय चट्टान है जो रूपांतरित होकर सर्पेंटाइन में बदल जाती है। अब आते हैं हम अवसादी चट्टानों पे। सेल स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, चौक या डोलोमाइट जो चट्टान होती है वो भी संगमरमर में बदलती है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बन जाता है, और कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टजाइट बनता है। तो ये आपकी कायांतरित चट्टानें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी रूपांतरित चट्टानें भी रूपांतरित हो जाती हैं, रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण हो जाता है। तो ये जो सिलेट है, ये देखिए रूपांतरित चट्टान थी जो सेल से बनी थी, इनका पुनः रूपांतरण हो जाता है और क्या बन जाता है, सिस्ट। और सिस्ट का पुनः रूपांतरण होता है तो फाइलाइट बन जाता है। तो ये रूपांतरण याद रखिए, 6-7 रूपांतरण है, अक्सर आपको पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, महासागर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लवण, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है NaCl, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं नमक। तो ये नमक भी है सोडियम क्लोराइड। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नमक का सूत्र क्या है, तो वो NaCl है। और समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये संविधान का क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए हम PDF भी लेकर आए। फिलहाल हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो है उपराष्ट्रपति। क्यों, देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेल सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष। तो यही जो है राज्यसभा में जितनी भी सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं, तो वो है हमारे उपराष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, अब लोकसभा और राज्यसभा की बात हुई तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम PDF के रूप में लेकर आए हैं। आज हम आपको समझाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, एक होती है संसद, जैसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, भारतीय संसद। इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा, यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं। तो ये जो लोकसभा है यह निम्न सदन होता है, इसको निम्न सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद ये भंग हो जाती है और उसके बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से इसका गठन किया जाता है। तो इसका कार्यकाल 5 साल होता है, हर 5 साल बाद ये भंग कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। इसको जनता का सदन भी कहते हैं। ये पूछा जाता है आपसे, जनता का सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को। वो है दोस्तों लोकसभा, ये जनता, क्योंकि इसमें जनता द्वारा, इसके सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 552 थी दोस्तों, लेकिन अब नहीं रही। क्यों नहीं रही, कि लोकसभा में 552 टोटल संविधान में लिखा हुआ है कि 552 से अधिक सीटें नहीं हो सकती है। तो इसमें कुल सदस्य संख्या जो थी वो 552 थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 545 ही थी, जिनमें से 543 पर चुनाव होता है और 2 सीट जो हैं इस पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। तो लोगों दोस्तों, हुआ क्या कि 25 जनवरी 2019 को 104वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से ये जो 2 मनोनीत सदस्य थे इनको समाप्त कर दिया गया।
तो इसलिए अब जो टोटल सदस्य संख्या बची है वो बची है आपकी 550। ठीक है, तो अब आपकी जो टोटल सदस्य संख्या लोकसभा की बची है वो 550। ठीक है, जिनमें से 543 पर चुनाव। तो चलिए, ये कहानी हमने समझी। अब हम चलते हैं, वर्तमान में कुल 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 सदस्यों का चुनाव होता है और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिन सदस्यों को जनता स्वयं वोट डाल के इलेक्ट करती है, चुनाव करती है, उनका जिनको वो वोट सीधा कौन देती है, जनता, तो वो चुनाव प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें जनता वोट नहीं देती है, जनता द्वारा चुने चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, एमपी एमएलए, वो वोट देते हैं। तो जिन सदस्य तो जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों में जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट वोट देती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। अब बात आती है, ये जो 2 आंग्ल सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यही 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को 25 जनवरी 2019 को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब सदन में कुल सदस्य संख्या 550 रह गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो वो 5 साल है। इसका सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो है 25 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, लोकसभा हो गया, अब हम बात करेंगे राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राज्यसभा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। अब भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब यहाँ जनता सीधे वोट नहीं देती, जनता पहले एमपी एमएलए को वोट देती है, वो चुनते हैं, तो वो एमपी एमएलए फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसलिए एक ऐसा चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की उम्र क्या होती है, तो वो होती है 33 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में और उसके चुनाव से संबंधित उसकी उम्र के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ हल्की सी जानकारी हमने दी है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में 250 होती है टोटल जनसंख्या, इससे अधिक राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकते, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा का सदस्य जो चुना जाता है ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखिएगा, इसमें से 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, पूछा जाता है आपसे कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इन्हें डायरेक्ट नहीं चुनती है। न्यूनतम उम्र, इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के निकटतम उपग्रह कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य के निकटतम उपग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे ये उपग्रह गलत लिखा हुआ है, उपग्रह नहीं है, केवल ग्रह है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम होता है। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्रहों से, तो चलिए इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीडीएफ, और यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से
इस फिगर को देखिए और इस क्रम को याद कर लीजिए, क्योंकि इस क्रम से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर सभी ग्रहों का क्रम ये है। 8 ग्रह होते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया, तो देखिए सूर्य के जस्ट बाद ये बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये शुक्र आता है जिसको वीनस कहते हैं। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है जिसे अर्थ कहते हैं। चौथे नंबर पे मंगल आता है। पांचवें नंबर पे बृहस्पति जुपिटर जिसे कहते हैं। ठीक है। छठवें पे आपका आता है शनि सैटर्न, फिर आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। तो इन सभी ग्रहों का आप क्रम जो है याद कर लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपका यहां से बनता है, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति की ये जो कक्षाएं हैं, मंगल और बृहस्पति की, इनके बीच में छोटे छोटे कण गति करते रहते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये है मंगल और बृहस्पति, याद रखिएगा। तो अब यहाँ से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सबसे नजदीक जो है बुध है, सबसे बाहर जो है, सबसे बाहरी जो है वो वरुण है, और यहाँ पे जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये सौरमंडल का फिगर आपके सामने है। अब यहाँ से बनने वाले कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए उनको हम पीडीएफ रूप में लेकर आए हैं और उस पर करते हैं हम चर्चा। सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह। तो देखिए ये सबसे छोटा ग्रह भी है बुध, ये सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे छोटा भी है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह, इनको अंग्रेजी में एस्टेरॉयड भी कहते हैं। ये किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बुध क्यों, कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं। अब बात शुक्र की हुई है तो शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अधिक गर्म कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र। सबसे अधिक चमकीला कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किससे कहा जाता है? तो वो है शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो यह शुक्र। तो शुक्र को बहुत ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई उपग्रह नहीं है शुक्र के पास, ये सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे अधिक गर्म है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। इसके सबसे अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, ये सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की गर्मी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेती है। तो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण क्या है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बहुत ज्यादा मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में पाई जाती है, और ये 97% कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके वायुमंडल में, इसलिए सबसे अधिक गर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। ये पूछा जाता है पृथ्वी का कौन सा एकमात्र उपग्रह? तो वो है चंद्रमा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो शनि ग्रह इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। तो इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इकोसिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इकोसिस्टम समझना होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, कुछ पीडीएफ लेकर आए हैं, पहले उसे समझते हैं, फिर आके हम यहाँ पे आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कई चीजें समझनी होंगी। पर्यावरण जानना होगा, परिस्थिति तंत्र जानना होगा। तो पर्यावरण क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो पर्यावरण कहलाता है। जैसे हम बैठे, हमारे चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर मकान है, जो भी है हर चीज हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ जो भी उपस्थित है वो सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। पर मीन्स होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स आवरण।
तो हमारे चारों तरफ का जो भी आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एनवायरमेंट कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है आप जान गए, ये पर्यावरण है। इस पर्यावरण का संबंध उसमें रहने वाले हर जीव के साथ होता है। कैसे होता है जानना चाहते हैं आप, तो देखिए हमारे चारों तरफ होते हैं पेड़ पौधे, ये जीव है, जीव के चारों तरफ होते हैं पेड़ पौधे। तो जीव और ये उसका पर्यावरण, जिसमें पेड़ पौधे, हमें बहुत ही तो बहुत चीजें हैं लेकिन हम पेड़ पौधों को एग्जाम्पल रूप में आपको समझाते हैं। जीव और जीव का पर्यावरण है पेड़ पौधे, होती तो बहुत चीजें हैं लेकिन हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं। तो जीव और पेड़ के बीच एक बहुत गहरा संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखिए जीव को चाहिए ऑक्सीजन और पेड़ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही बना सकते हैं। और जब पेड़ को अपना भोजन बनाता है तो ये ऑक्सीजन निकालते हैं, और उसकी जरूरत किसको होती है? जीव को। और जीव जब श्वसन क्रिया करता है तो ये CO2 निकालता है, और इस CO2 की जरूरत क्या निकालता है? CO2। इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जरूरत कौन होती है? पेड़। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक अंतः क्रिया हो रही है जो हमें दिखाई नहीं देती है। पेड़ के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, जीव के बिना पेड़, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ दे रहे हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं अंतः क्रिया, जो हमको सामने दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो हर जीव अपने पर्यावरण से और पर्यावरण उस जीव से आपस में संबंधित रहते हैं। तो ये जीव और उसका पर्यावरण मिलकर एक प्राकृतिक तंत्र बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। अब इस भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। पर्यावरण में उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटक। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण में जीवधारी जो होते हैं वो जैविक घटक कहलाते हैं उसके, और पर्यावरण में जो अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु है, मिट्टी है, ये सारे पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। तो पर्यावरण में उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक, अजैविक घटक या समुदाय अंतः क्रिया द्वारा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अभी मैंने समझाया है, ये अंतः क्रिया द्वारा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक स्थायी प्राकृतिक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, या जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय होता है, ये अंतः क्रिया के द्वारा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर एक स्थायी तंत्र बनाते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैविक घटक, इसमें सभी जीवधारी होते हैं, जैसे सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव, मानव आदि, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक, इसमें सभी निर्जीव पदार्थ जैसे मृदा, जलवायु, मृदा, जल, वायु, मृदा है, जल है, वायु है, कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ। अब यहां से दो क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे अर्नेस्ट हैकेल। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए एक पारिस्थितिकी शब्द है, दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था A.G. टांसले ने। तो इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए, तब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जिसके लिए हमने ये डिटेल पढ़ा था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, इसी को, ये है आपका। तो जीव समुदाय और उसका वातावरण के बीच एक संतुलित तंत्र बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? तो दोस्तों किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं PDF लेकर आया हूं। चलिए उस पर करते हैं अब हम चर्चा। तो जलोढ़ मिट्टी,
होती क्या है जलोढ़ मिट्टी? ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा जब मिट्टी बहाकर लाई जाती है और बड़े मैदान पर फैला दी जाती है और वो जम जाती है, तो उससे बनी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल, और वो है 43.4%, इतने क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। उसके बाद लाल मिट्टी और फिर काली मिट्टी का विस्तार। तो ये याद रखिए, आपसे बहुत पूछा जाता है एकदम। लाल मिट्टी, लाल नहीं, यहाँ पे जलोढ़ है, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में पोटास व चूना की अधिकता होती है तथा ह्यूम्स और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप इतना जानते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? ऐसा ईंधन जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम हो उसके जलने पर, तो उसे हम पर्यावरणीय स्नेही ईंधन कहते हैं। डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ठीक है, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। तो देखिए, डीजल एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो ये हमारे वायु प्रदूषण को सॉरी हमारे वायुमंडल को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इनसे जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित। अब है नेचुरल, वो कंप्रेसिव नेचुरल गैस सीएनजी जिसे कहते हैं, ये हमारे वायुमंडल को बहुत कम प्रदूषित करती है। तो यही इसी को हम कहते हैं पर्यावरण स्नेही। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए हम उन क्वेश्चनों पे करते हैं चर्चा, और इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पीडीएफ। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्रेसिव नेचुरल गैस, और इसको लिखा जाता है सीएनजी, लोग बोलते हैं सीएनजी। तो फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, हिंदी में भी नाम इसका पूछ लिया। अब ये जो सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, को वाहनीय ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण का प्रदूषण सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पूछा जाता है सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा, यानी इसमें मुख्य रूप से कौन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मीथेन। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है, यानी सीएनजी में कौन पाया जाता है, तो मीथेन और ईथेन भी पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से एलपीजी से बना लेता है कि एलपीजी में कौन सा घटक सबसे ज्यादा है, एलपीजी में क्या पाया जाता है, तो वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पे हम करते हैं चर्चा। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में 1973 में हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, किस सन में, कभी कभी पूछ लेता है, तो 1973 में हुआ था। किससे संबंधित था, तो ये पेड़ों की कटाई से संबंधित था, यानी पेड़ों की रक्षा से संबंधित था, कटाई से नहीं। जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उसी पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे। तो पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित था ये, कटाई से नहीं, पेड़ों की कटाई से नहीं, यहाँ पे सुरक्षा कर लीजिए, ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा से। उत्तराखंड राज्य में 1973 में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है यानी दवा, तो ब्रूफेन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लिप52। तो ये है पैरासीटामोल, ठीक है। ज्वर यानी बुखार, फीवर, ज्वर का मतलब क्या होता है, फीवर में दी जाने वाली दवा पैरासीटामोल है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उनका नाम था लैंड स्टीनर। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे हम करते हैं चर्चा, और हम आपके लिए लेकर आए पीडीएफ। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने 1901 में की। दूसरा, उन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा था, विभाजित किया था, वर्ग ए, वर्ग बी, ए बी और ओ। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ए बी रुधिर वर्ग सर्वाग्राही, ए बी रुधिर वर्ग सर्वाग्राही है, यानी ये किसी भी वर्ग का ब्लड ले सकता है, सर्वाग्राही होता है।
अब कौन सा सर्वदाता होता है, यानी जो सबको दे सकता है, वो होता है वर्ग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो दोस्तों, दही निर्माण के लिए जो जीवाणु यूज होता है वो है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन डी सही है, लैक्टोबैसिलस। यही जीवाणु होता है, यही सूक्ष्म जीवी है जो दही को, वो दूध को दही में बना देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। और क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।